नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए हैं डे 74 में, जहां हम बात करने वाले हैं ना साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में, साइकोलॉजिकल कर्ज, मनोवैज्ञानिक कर्ज के बारे में। तो ये असल में होता क्या है? तो आपने सुना होगा कर्ज के बारे में, लोन्स के बारे में। तो क्या ये जो कर्ज होता है ना, क्या सिर्फ पैसों का लिया जाता है या कुछ और भी हो सकता है? तो दोस्तों, कर्ज ना एक और बहुत भयानक कर्ज होता है, वो होता है साइकोलॉजिकल कर्ज। ये कर्ज होता है ना जब आप किसी के फेवर, किसी के ओपिनियंस और किसी के एहसान के तले दब जाते हैं, वो होता है साइकोलॉजिकल कर्ज। जो पैसों का कर्ज है ना, जो आपने कहीं से लिया है, किसी से लिया है, बैंक से लिया है, लोन लिया है, ठीक है। बैंक लोन ना आप ईएमआई उसकी भर सकते हैं और उसको चुका सकते हैं, उसका सारा इंटरेस्ट आप चुका सकते हैं। मगर जो साइकोलॉजिकल कर्ज है ना, उसकी कोई ईएमआई नहीं होती और उसका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो आप कभी चुका नहीं पाते हैं। तो साइकोलॉजिकल कर्ज होता कैसे है, क्यों होता है, ये सब हम लोग जानेंगे और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, क्या कोई उपाय है। तो साइकोलॉजिकल कर्ज ना बेसिकली तब होता है जब हम किसी से एहसान लेते हैं और हमारे ऊपर उसको सोचते हैं कि उसको एहसान को हम लोग को वापस करना है, तो होता है साइकोलॉजिकल कर्ज। हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि जो भी हमें फेवर दिया है, जो भी हमें ऊपर एहसान किया है, वो शायद बॉस हो सकता है, जो फैमिली का कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई भी इंसान जिसने किसी तरह का हमारे ऊपर एहसान किया है, और उसको हम लोग को वापस करने का जब सोच हमारे अंदर रहता है, जब हम उसको नोट करके रखते हैं, इस एहसान को हमें वापस करना है, इस फेवर को हमें वापस करना है, तो एक साइकोलॉजिकल कर्ज हमारे दिमाग में होने लगता है। ये एहसान, ये फेवर किसी तरह का भी हो सकता है। फिर उससे हमें इतना ज्यादा प्रेशर हमारे होने लग जाता है, हम ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाने लगते हैं कि हमारे ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यही होता है साइकोलॉजिकल कर्ज। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हम वो नहीं कर पाएंगे जो उसने हमें दिया है, तब हम और ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, छोटे छोटे चीज है ना, उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं ना, जब किसी दोस्त ने अपनी शादी में आपको बुलाया और आप गए, ठीक है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, बहुत खर्चा किया उसने, तो आपके ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल कर्ज हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है कि आपको भी उसे बुलाना पड़ेगा और वैसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो देख के भव्य हो। इसके लिए आप ना एक कर्ज लेना चालू करते हो, खर्च ज्यादा करना सोचते हो और एक प्रेशर में आ जाते हो कि आपकी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं होती, मगर आप साइकोलॉजिकल कर्ज में आ चुके हो क्योंकि वैसा आपने महसूस किया है, वैसी फीलिंग आई है और वैसी एक्सपेक्टेशन लोगों में होगी कि हाँ आप भी वैसा कुछ खर्च करोगे। तो एक साइकोलॉजिकल कर्ज आपके दिमाग में होने लग जाता है। आपकी जैसे कोई शादी हुई या आपके घर में कोई त्योहार हुआ, उसमें कोई रिलेटिव आए, उन्होंने कुछ बड़ा गिफ्ट दिया, कुछ अच्छा गिफ्ट दिया, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, तो आपके पास फिर साइकोलॉजिकल कर्ज इकट्ठा होने लग जाएगा कि हाँ मुझे भी वैसा ही लेवल का कोई गिफ्ट देना है, रिटर्न गिफ्ट करना है, मुझे भी कुछ ऐसा एक्सपेंसिव होना चाहिए। तो जब आप ये सब ऐसा सोचने लग जाते हो ना, कि साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने ऊपर बनाने लग जाते हो कि मुझे जैसा मुझे मिला है वैसा मुझे रिटर्न करना है, जबकि आपकी वैसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, या जब आपकी वैसी कंडीशन नहीं है जब वो ऐसा कर सकते हो, तब आपके ऊपर साइकोलॉजिकल कर्ज होने लग जाता है। आप एक प्रेशर में क्रिएट होने लग जाता है, जिसके कारण आप दबते चले जाते हैं। जैसे किसी बॉस ने, आपकी कंपनी में आपके बॉस ने आप पे कोई एहसान किया, आपको कोई फेवर दिया, फिर आपके ऊपर होता है साइकोलॉजिकल कर्ज आ जाता है। क्योंकि उसने कोई फेवर दिया तो आप उसकी कोई बात फिर मना नहीं करोगे, आपको लगेगा कि हाँ उसके तो मेरे ऊपर एहसान है। उस एहसान में ना आप गिल्ट में चले जाओगे, आप सोचोगे कि हाँ उसने मेरे ऊपर एहसान किया, अगर मैं उसकी इस बात को, इस काम को करने से मना करता हूं तो उसे बुरा लगेगा। ये बुरा लगेगा आपकी सोच आ जाती है कि हाँ उसे बुरा लगेगा, मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे उसने फेवर दिया और मैं उसकी बात को मना करूंगा तो ये गलत होगा। जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो यही होता है साइकोलॉजिकल कर्ज। जब आप नहीं चाहते हो काम,
तो भी आपको वो काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको वैसा फेवर मिला, आपको वैसी चीज मिली, इसलिए आपको रिटर्न करने के ऊपर आपका प्रेशर हो जाता है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल कर्ज। साइकोलॉजिकल कर्ज में क्या होता है ना, सबसे पहला चीज होता है ना, ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हो। कैसे ये आप होता है, जैसे साइकोलॉजिकल कर्ज आपको किसी ने फेवर दिया, तो आप सोचते हो कि हाँ मुझे फेवर मिला है, तो आप सोचते हो मुझे कैसे रिटर्न करना है उस फेवर को। तो आप एक ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हो, अब उसके बारे में सोचने लग जाते हो और उसके बारे में ही सोचते रहते हो, जिससे आपका दिमाग थक जाता है, आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप सिर्फ कर्ज में ही डूबे रह जाते हो, साइकोलॉजिकल कर्ज के। दूसरा सिम्टम जो साइकोलॉजिकल कर्ज का होता है ना, वो होता है गिल्ट ट्रैप। आपको ना खुद ब खुद बुरा लगने लग जाएगा किसी चीज के बारे में सोच के, तो आप साइकोलॉजिकल कर्ज के अंदर है। जब आप कुछ चाहते हो करना, वो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक बुरा लगेगा, गिल्ट होगा कि मैं गलत हूं, मुझे इतना हेल्प किया वो इंसान, मगर मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। तो आप एक गिल्ट ट्रैप में चले जाओगे, आपको हमेशा बुरा लगने लग जाएगा, खुद के लिए बुरा लगेगा। तीसरा सिम्टम है ना साइकोलॉजिकल कर्ज का, वो है कि आप पीपल प्लीजिंग में की तरफ जाते हो। आप ना दूसरों की तारीफ करोगे, उसके बारे में अच्छा बोलने लग जाओगे, आपको उतना अच्छा नहीं लगता वो, मगर किसी तरह का उसने आपके ऊपर फेवर दिया है, कुछ वैसा कुछ किया है आपके लिए, तो आपको उसकी तारीफ करनी पड़ रही है और आप हमेशा उसकी तारीफ करोगे और ये झूठी तारीफ आप करने लग जाते हो कि उसको बुरा ना लगे, उसको अच्छा लगे कि हम उसने मेरी हेल्प की, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, अच्छी तारीफ करूंगा, कि एक माहौल क्रिएट करने के लिए। तो ये पीपल प्लीजिंग वाली आपकी हरकतें चालू हो जाती है। चौथा जो साइकोलॉजिकल डेप्थ वाले लोग करते हैं, वो है ना अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको सैक्रिफाइस कर देते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल डेप्थ वाले लोग क्या करते हैं ना, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो उनको जब कुछ चीजें फेवर कुछ मिलने लग जाता है ना, तो वो और लालची हो जाते हैं और फेवर के चक्कर में फंस जाते हैं कि हाँ कैसे मैं और ज्यादा फेवर ले लूं, कैसे मैं किसी से ज्यादा हेल्प ले लूं, कैसे ये सब मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। और एक और चीज होता है ना, उनको कोई कुछ काम करने बोलेगा या कोई कुछ वैसा करने बोलेगा जो दूसरा जिसने फेवर दिया है, तो उनको करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। उनका खुद का मन नहीं है तो भी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से उन्हें फेवर मिला है। जैसे आपने मूवीज ये सब में देखा होगा ना कि बिजनेसमैन ने एक पॉलिटिकल लीडर को बहुत पैसा खिलाया, ठीक है, बहुत पैसा खिलाया और उसको पॉलिटिकल कुर्सी पे बैठा दिया, एक मंत्री बना दिया या कुछ भी कर दिया। फिर जब बिजनेसमैन कुछ गलत धंधा करता है, अपना कुछ गलत काम कर रहा है, तो एक प्रेशर बन जाता है उस पॉलिटिकल लीडर पे। उस पॉलिटिकल लीडर पे एक प्रेशर बनता है कि हाँ आपको सपोर्ट करना है, मैं कोई भी काम करूं, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। तो इस तरह का साइकोलॉजिकल डेप्थ उस पॉलिटिकल लीडर पे बना है। उसी तरह का साइकोलॉजिकल डेप्थ की बनता है मिडिल क्लास पे। जब मिडिल क्लास ना फेवर लेता है और उसको पूरा करने का उसको टेंशन हो जाता है और उसको पूरा नहीं कर पाता है वो, तो वो ओवर थिंकिंग करता है, गिल्ट ट्रैप में आता है, पीपल प्लीजिंग करता है और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देता है। तो यही चीज हमें नहीं करनी है। तो एक ग्रोथ माइंडसेट इंसान इस समय क्या करता है वो जानते हैं। तो एक ग्रोथ माइंडसेट इंसान जो होता है ना, वो सबसे पहले ना सेट करता है बाउंड्रीज, कि कितना मदद किसी से मुझे लेना है, कितना फेवर मुझे लेना है, उसकी एक बाउंड्री सेट करता है। वो ग्रोथ माइंड से इंसान उतनी ही फेवर लेता है किसी से जितना वो रीपे कर सके, जितना वो वापस कर सके उतनी ही फेवर लेता है। ऐसा नहीं कि वो सारे से मदद लेते रहता है और एक मदद के जो पहाड़ के नीचे ना दब जाए, ऐसा नहीं करता वो। दूसरी जो चीज करता है ना, जो भी वो हेल्प लेता है ना, वो वो सोचता है कि इसे मुझे वापस नहीं करना है। वो सोचता है कि कैसे मैं इसे ग्रैटिट्यूड की मदद से देखूं। मतलब किसी ने मेरी मदद की है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसने मेरे ऊपर एहसान किया है। ये प्रकृति का नियम है और वो भी चाहता है, एक मेरे तरफ से भावना है उसके लिए और वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसने मेरी मदद की है। तो ऐसा नहीं मुझे गिल्ट में आना है कि मुझे उसको वापस करना ही है। वो इंसान ना मेरी हेल्प करना चाहता है, इसलिए उसने मेरी हेल्प की है। एक इस तरह का मेंटालिटी रखता है ग्रोथ माइंडसेट इंसान।
इसलिए ना वो एक मतलब गुनहगार अपने आप को नहीं समझता है कि हाँ मुझे मदद लेनी पड़ी। वो ऐसा नहीं समझता, वो सोचता है ना कि मैं योग्य हूँ, ठीक है, मगर मेरी थोड़ी कमी है मुझ में, तो इसके लिए मैंने मदद ली है। मैं कोई कोर्स सीख रहा हूँ ना, उससे मैं कोर्स से कुछ नॉलेज ली है, मदद ली है, क्योंकि मुझे वो कोर्स में मुझे नहीं पता था, ठीक है, तो मैं उससे सीखा और उससे नॉलेज लिया। तो ये इस तरह का है, उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड फील करवाता है, वो ग्रैटिट्यूड देता है, थैंक्स गिविंग करता है। मतलब यही है ना कि ग्रोथ माइंडसेट इंसान ना किसी के मदद को ना काइंडनेस की तरह लेता है, एक फेवर की तरह नहीं लेता है। इसलिए वो ना पॉजिटिव रहता है हमेशा। तीसरी जो चीज है ना ग्रोथ माइंडसेट जो करता है वो है कि नो कहना वो जानता है और नो कहता है। मतलब अगर जो चीज उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से अलग है, जो चीज वो सही नहीं समझता है, उसको वो डायरेक्टली नो कह देता है, चाहे कैसा भी फेवर हो, क्योंकि वो फेवर नहीं समझता, काइंडनेस की तरह उसको एक्सेप्ट किया और उतना ही चीज लिया जो वो सही समझता था, एक बाउंड्रीज के अंतर्गत ही लिया। इसलिए वो नो कह सकता है और उसमें नो कहने की एबिलिटी होती है। चौथा चीज है ना, ग्रोथ माइंडसेट इंसान हमेशा वैल्यूज के हिसाब से काम करता है। वैल्यूज के हिसाब से काम करे, क्या उसकी मोरल वैल्यूज है, क्या उसकी मोरल ड्यूटीज बनती है, उसके हिसाब से ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने उसे फेवर दिया तो उसकी सारी बातें मानेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ईमानदार सच्चे लोग होते हैं जो कि ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, जो कि किसी ने उसकी मदद की ना, तो ऐसा नहीं कि वो गलत काम करने बोलेंगे तो वो गलत काम करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। आप सही काम कीजिए, सही वैल्यूज के हिसाब से कीजिए। तो आप कैसे साइकोलॉजिकल कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, क्या तरीका है? तो सबसे पहला है ना, जर्नल राइटिंग शुरू कीजिए। बताइए खुद को कि आपके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल कर्ज है और क्यों कर्ज है, उसकी एक रीजनिंग कीजिए। और इस कर्ज को आप ऐसा मत सोचिए कि आपको जो आपके ऊपर हेल्प किया, जो फेवर दिया है, वो आपको फेवर दिया है कुछ लेने के लिए, वो आपको काइंडनेस के हिसाब से भी फेवर दे सकता है। उस चीज को समझिए। ग्रेटिट्यूड एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं ना, वो बहुत सारे लोग अच्छे लोग भी हैं, अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। बहुत लोग काइंड लोग हैं, काइंडनेस के हिसाब से भी काम करते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड करते हैं। तो आप ग्रेटिट्यूड के हिसाब से काम कीजिए, लोगों को थैंक यू बोलना चालू कीजिए। तो बहुत सारे ना आपके जो ओवर थिंकिंग है ना वो कम हो जाएंगे। किसी ने आपको फेवर दिया है ना, तो उस फेवर के बदले आप थैंक यू उसको बोलिए। मतलब इस तरह से आप बहुत ज्यादा प्रेशर से कम होगा, आपका साइकोलॉजिकल डेप्थ से आपको मुक्ति मिलना चालू होगी। और अपने वैल्यूज पे काम कीजिए। ऐसा नहीं है आपको कोई भी काम करना है या कुछ भी वैसा करना है जो कि आपको पसंद नहीं है। आप अपने वैल्यूज पे काम कीजिए, जो सही है वो ही काम कीजिए आप। अगर आपको जिंदगी में कंपाउंडिंग का अच्छा इफेक्ट देखना है ना, तो अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करो। खुद को कभी गलत मत ठहराओ, खुद की गलती को एक्सेप्ट करो, मगर उसको फिर ठीक करने की कोशिश करो, उसको एक लेसन में कन्वर्ट करो। और खुद की को एक सेल्फ इमेज को डेवलप करने की कोशिश करो, अपने आप को गिल्ट फ्री बनाओ। इस तरह से आप ना एक पॉजिटिव कंपाउंडिंग अपनी लाइफ में देख सकते हैं और इस साइकोलॉजिकल कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। साइकोलॉजिकल कर्ज बहुत खराब चीज है। इसकी आपके अंदर ना बस निगेटिविटी भरता है, आपके अंदर मेंटल में स्ट्रेस लाता है, आपके जिंदगी को बहुत ज्यादा खराब करता है, आप में डिप्रेशन लाता है। इस तरह से होता है। तो आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। किसी ने आपके पे एहसान किया है तो एहसान काइंडनेस भी हो सकता है, उसको समझिए। दूसरी चीज है कि आप समझिए कि आप अगर किसी ने आपको फेवर किया, वो फेवर के बदले कुछ मांग रहा है, अगर वो गलत है तो उसको डायरेक्टली आप मना कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलत करेंगे, कुछ भी अपना सब कुछ गवा देंगे, ऐसा नहीं है। आपको सही तरीके से ही आगे बढ़ना है। ग्रोथ मतलब यही है कि ग्रो करना है आपको हर डायमेंशन में, सिर्फ पैसे में नहीं या किसी एक चीज में नहीं ग्रो करना है। आपको अपने सेल्फ इमेज भी ग्रो करना है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी ग्रो करना है, आपको अपनी जिंदगी में ना पॉजिटिव एनर्जी को भी ग्रो करना है। तो सबकी ग्रोथ एक साथ होनी चाहिए, यही इस ग्रोथ ट्रेनिंग का मकसद है। तो आप लाइफ में अपने साइकोलॉजिकल कर्ज को हटाइए और जिंदगी में ग्रो करना चालू कीजिए। फिर मिलता हूं अगले दिन, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.
Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.